देखिए, कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.3। कल की क्लास में इसके सवाल नंबर 5 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 6वें सवाल से देखते हैं। 6वां सवाल कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है। देखिए, पहले एक आयताकार खेत बनाते हैं हम। सवाल नंबर है 6 आपका। सवाल आपको किताब से देख लेना है। एक आयताकार खेत है। आयत किसे कहते हैं? वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण कै अंश का हो, 90 अंश का हो, उसे आयत कहते हैं। तो एक आयताकार आपका खेत है। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण, इससे इसको मिला दें अगर हम तो ये विकर्ण बन जाएगा ABCD। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो एक देखिए, इसमें एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, लेकिन ये बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है। तो इसको हमने मान लिया छोटी भुजा को x मीटर। तो कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी ये कितने का होगा? x प्लस 60 मीटर का। x प्लस 60 मीटर का होगा आपका ये। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा से x, जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी ये कितनी होगी? x प्लस 30 मीटर। तो यही भाषा में लिख देंगे हम यहां पर। माना छोटी भुजा या आयताकार खेत की छोटी भुजा, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। तो कह रहा था इसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो विकर्ण देखिए कितने का हो जाएगा? विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है तो x प्लस 60 मीटर। अब इसके बाद बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा कितने की हो जाएगी? बड़ी भुजा आपकी हो गई x प्लस 30 मीटर की। पहले ही हमने आपसे बता दिया था आयताकार खेत का मतलब आयत कि जो चारों कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। तो जब ये कोण 90 अंश का है तो एक त्रिभुज आपके पास बन रहा है ABC। इतने में जब एक त्रिभुज बन रहा है तो इसका एक कोण 90 अंश का है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वह समकोण त्रिभुज होता है। और त्रिभुज जब समकोण होता है तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो देखिए, ये है चिन्ह समकोण का। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये आपको 6वें चैप्टर में पढ़ाई गई होगी। पाइथागोरस प्रमेय ये है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होती है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर लगा देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर आधार आपका है x प्लस 30, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस लंब आपका जो है वो है x स्क्वायर। इसमें लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। तो इसमें a का मान x है, b का मान 30 है, इसमें भी लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। 60 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर होता है 36 और 0 का स्क्वायर का मतलब एक 0 और हो जाएगा, 2 बार 0 हो जाएंगे।
प्लस 6 दूनी 12 120 यक्स बराबर 30 का स्क्वायर होगा 900, 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस 30 दूनी 60 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर, सब पद उधर ही ले जाते हैं अब हम। तो यक्स स्क्वायर प्लस 60 यक्स इधर लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यक्स स्क्वायर माइनस में आएगा, फिर माइनस से भाग देना पड़ेगा, गलत तब भी नहीं होगा, लेकिन फिर माइनस से क्या करेंगे, भाग देना होगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 60 यक्स, फिर इसके बाद इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस का 120 यक्स प्लस का 900, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3600 जिसे तुम 3600 कहते हो बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस का 60 यक्स है माइनस का 120 यक्स है, तो कितना बचेगा, माइनस का 60 यक्स। अब आपका प्लस का 900 है और माइनस का 3600 है, तो कितना बचेगा, माइनस 2700 बचेगा बराबर 0। यक्स के पद में द्विघात समीकरण है, इसको ऐसा तोड़ना है कि जब तोड़े तो उसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 60 यक्स आए और गुणा करने पर माइनस का 2700 यक्स स्क्वायर आए। तो ये तो पक्का पता है कि माइनस में तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब माइनस माइनस में टूटेगा कि माइनस प्लस में टूटेगा ये गुणा बताएगा। अगर गुणा प्लस में आ रहा हो तो माइनस माइनस में टूटता, गुणा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस और प्लस में टूटेगा, माइनस वाला ज्यादा होगा प्लस वाला कम होगा। तो आप यक्स स्क्वायर माइनस 90 यक्स और प्लस 30 यक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि माइनस का 90 यक्स है और प्लस का 30 यक्स है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 60 यक्स और गुणा करोगे दोनों का तो माइनस 2700 यक्स स्क्वायर आएगा, यानी सही टूटा हुआ है। अब देखो इन दोनों पदों में इधर हल कर देते हैं, इन दोनों पदों में यक्स कॉमन हो जाएगा आपका, तो यक्स कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, यक्स माइनस 90, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, तो यक्स स्क्वायर में यक्स का भाग देंगे तो यक्स बचेगा, माइनस 90 यक्स में यक्स का भाग देंगे 90 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 30 कॉमन हो जाएगा, तो प्लस का 30 कॉमन लिया। कितना कॉमन लेते हैं, दूसरे कोष्ट में यही फिर आए, इसलिए प्लस 30 कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो यक्स माइनस 90 बराबर 0। अब क्या कॉमन हो रहा है, यक्स माइनस 90, तो यक्स माइनस 90 इससे कॉमन निकल गया तो इसमें इसका भाग देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, यक्स प्लस का 30, क्योंकि ये कॉमन निकल गया बराबर 0। जब यक्स माइनस 90 बराबर 0 तो यक्स बराबर 90 मीटर। जब क्या बचा, यक्स प्लस 30 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 30 मीटर अमान, क्यों, क्योंकि ये भुजा है एक आयताकार भाग की, समझ लें, चाहे त्रिभुज लिया है त्रिभुज की, और भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। सीधे हम लिख सकते हैं यहां पर लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए अमान हो गया। अब देखिए हमें केवल छोटी भुजा नहीं भुजाएं ज्ञात करनी थी, यानी हमें बड़ी भुजा भी ज्ञात करनी है और कर्ण भी ज्ञात करना है। यहां पर लिख देंगे कि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये मान छोड़ दिया गया है आपका। तो देखिए छोटी भुजा तो निकल आई है, ये जो निकली है वो कौन सी भुजा है, छोटी भुजा का मान निकला 90 मीटर। इसके बाद आते हैं विकर्ण। विकर्ण कितना था, विकर्ण था आपका यक्स प्लस 60 मीटर, तो यक्स का मान कितना निकला है 90, तो 90 प्लस 60, तो 90 प्लस 60 हो जाएगा 150 मीटर। फिर इसके बाद बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा आपकी हो गई यक्स प्लस 30 मीटर थी, यक्स प्लस 30 मीटर, तो यक्स का मान कितना निकला है 90 प्लस 30, 90 और 30 जोड़ोगे तो 120 मीटर। तो सबसे छोटी भुजा आई इसकी, जो आयताकार मैदान था, ये खेत था, इसकी छोटी भुजा 90 मीटर, बड़ी भुजा 120 मीटर और इसका विकर्ण 150 मीटर। देखिए जब पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, जब पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए
तो हम बगल वाले से नहीं पूछते हैं कि क्या लंबाई आई, कि बड़ी भुजा क्या आई, छोटी भुजा क्या आई। यक्स का जो मान निकला इसको इसमें रख दीजिए, अगर इसको संतुष्ट करेगा तो आपका उत्तर सही है, नहीं तो उत्तर गलत है। फिर से आपको हल करना होगा। करिए इतना। देखिए ये सवाल भी आ चुका है आपका बोर्ड पेपर में। अगला क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो देखिए अगर मान लें हम, माना छोटी संख्या बराबर यक्स, तो फिर क्या कह रहा है प्रश्न में? छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणते बड़ी संख्या। कैसे कह रहा है? छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो कौन 8 गुना है? ये। जब ये 8 गुना है तो बराबर करने के लिए 8 का गुना किसमें करेंगे? क्योंकि ये 8 गुना है तो इसके बराबर चिन्ह नहीं लग सकता है। दोनों बराबर होंगे क्या? क्योंकि जब ये 8 गुना है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें या तो 8 का भाग दें या फिर इसमें 8 का गुणा कर दें। तो छोटी संख्या यक्स मानिए, छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? यक्स स्क्वायर। भाई छोटी संख्या यक्स मानी है तो यक्स का वर्ग क्या होगा? यक्स स्क्वायर। 8 गुणते बड़ी संख्या। तो यहां से यक्स स्क्वायर बटे 8 बराबर क्या निकल आएगा? ये गुणा में भाग में आ गया, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहां से निकल आई आपकी यक्स स्क्वायर बटे 8। प्रश्नानुसार कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर का मतलब कब? ये आप समझ लीजिए, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। तो बड़ी संख्या कौन है? यक्स स्क्वायर बटे 8। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इनके वर्गों का अंतर दिया है कितना? 180। यानी यहां पर ऐसा होगा कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है? 180। तो बड़ी संख्या क्या है आपकी? यक्स स्क्वायर बटे 8 का वर्ग होगा ये, माइनस छोटी संख्या क्या है? यक्स का वर्ग क्या होगा? यक्स स्क्वायर बराबर 180। अभी तक जितने पढ़े उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? यक्स स्क्वायर का वर्ग एक्स की पावर 4, और फिर इसका कितना होगा? 8 का वर्ग 64 माइनस यक्स स्क्वायर। इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 बराबर 180। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? 64 और 1 का लासा 64 होगा। हर का भाग 2 लासा में, 64 का भाग 64 में तो 1 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा? यक्स की पावर 4 ही रहेगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 का भाग 2 64 में 64 बार जाएगा तो 64 का गुणा इसमें होगा, बराबर 180। तो यक्स की पावर 4 और माइनस का 64 यक्स स्क्वायर बराबर 180 गुणते 64। अब 180 गुणते 64 पहले तुम्हें करना है। यक्स की पावर 4 माइनस 64 यक्स स्क्वायर, 18 चौक 2 हासिल 7, 18 छंग का 108 और 7 115 और एक ये 0।
11,520 आया। इसको एक तरफ लाते हैं पूरा। x की पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। एक हिसाब से देखें, मन में थोड़ा ये मान लें कि x, इसको लिख दें x स्क्वायर का स्क्वायर, इसको x स्क्वायर ही लिखा रहे, x स्क्वायर बराबर z मान लें, तो ये z स्क्वायर माइनस 64z माइनस 11,520 लिखा है। लेकिन फिर से वापस अगर मान लोगे तो मान रखना पड़ेगा। जब वापस मान रखना पड़ेगा तो इसलिए हम मान नहीं रहे, यानी इसको ऐसा तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 64x स्क्वायर ही आए, लेकिन गुणा करें तो माइनस का 11,520 x की पावर 4 आए। अगर मान के नहीं कर रहे हैं तो ऐसा करें। तो देखिए 144 अगर माइनस का ले लें हम, तुम कैसे करोगे? इस 11,520 का गुणनखंड कर लोगे, वहां से पता चल जाता है। जैसे कल हमने तोड़ा था वैसे ही इसका गुणनखंड करके कर लेते हैं। 144 में कितना जोड़ें कि 64 बचे? 44 वो 80 है, बताओ 80 तो 20 ये बच जाएगा, 44 वो 64। तो पहले हम गुणा करके देख लें। 144 गुणते 80, अगर यही आ जाएगा तो ठीक है। एक जीरो हो गया, 8 चौको 32, 8 चौको 32 ओके 3 कितना हो गया 35 हासिल 3 8 गन्नम 8 3 11। यानी गुणनखंड करके जब आप निकालेंगे तो 144 और 80 में टूटेगा, 144 और 80 में टूटेगा, और एक प्लस एक माइनस होगा, और माइनस वाला ज्यादा होगा तभी तो गुणा माइनस आएगा, क्योंकि यहां माइनस है तो ये तो पक्का ही माइनस में टूटना है। लेकिन माइनस माइनस में क्यों नहीं टूट सकता है? क्योंकि अगर दोनों पद माइनस माइनस में तोड़ेंगे तो गुणा माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस। इसलिए एक प्लस और एक माइनस में टूटेगा, और माइनस वाला ज्यादा होगा तभी तो माइनस वाला बचेगा। तो x की पावर 4 माइनस 144 x स्क्वायर प्लस 80 x स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन होगा x स्क्वायर, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। तो कॉमन x स्क्वायर लिया, x की पावर 4 में भाग दो तो 2 घातें कम हो जाएंगी, कितनी बचेंगी यहां पर 2, माइनस इससे कट गया 144। अगले क्वेश्चन के बाद इतना लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में यही फिर आ जाए, तो हम इसमें नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन इसमें तो जान पा रहे हैं कि क्या कॉमन ले लें 80, तभी तो x स्क्वायर बचेगा। तो 80 यहां पर ले लिया कॉमन, तो क्या बचा आपका x स्क्वायर माइनस का 144 ही बचेगा। अब कॉमन क्या हो जाएगा इसमें? x स्क्वायर माइनस 144, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0। तो जब x स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 144, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 144, तो x बराबर प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12। जब x स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर माइनस 80, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 80। रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो हम कह रहे थे समीकरण का कोई वास्तविक हल प्राप्त नहीं होगा। रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो इसको अमान लिख देंगे, क्योंकि ये जो मान देगा वो कैसा देगा? काल्पनिक मान देगा, काल्पनिक मान, काल्पनिक या इसी को कहते हैं अधिकल्पित। तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यानी हमें जो मान प्राप्त हुआ x का, वो एक प्लस 12 और एक माइनस 12 प्राप्त हुआ। अगर प्लस 12 ले रहे हैं तो हमें दोनों संख्याएं बतानी थी, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो प्लस लेने पर देखो, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या कितनी हो जाएगी प्लस लेने पर? छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या ही तो x मानी थी, x का मान प्लस ले लिया है तो कितना आया 12। तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी हो गई आपकी? यहां पर लिखी थी बड़ी संख्या बराबर x स्क्वायर बटे 8। तो x का मान 12, तो 12 का स्क्वायर बटे 8, 12 का स्क्वायर 144 बटे 8, 8 का भाग 144 में दो, कई 8 144, तो 18 आ गई बड़ी संख्या। अब इसके बाद माइनस ले लेंगे। अगर माइनस लेने पर, जब माइनस आप ले लेंगे तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? छोटी संख्या x ली थी
तो x का मान -12 है। बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या आपकी थी x² / 8, तो x का मान -12, तो -12 का स्क्वायर बटे 8, -12 का स्क्वायर 144 होगा बटे 8, फिर से क्या आ जाएगी बड़ी संख्या? 18। यानी वो दो संख्याएं 12 18 होंगी या -12 और 18 होंगी। ये इस क्वेश्चन का हल हो गया। अभी तक जितने सवाल इस प्रश्नावली में पढ़े हैं और इससे एक लॉन्ग सवाल जरूर आता है। इसके बाद जो सवाल बताएंगे उसके पहले हम इसी चैप्टर या हम कह दें इसी प्रश्नावली से एक ऐसा सवाल बताएंगे जो इस किताब में सवाल नहीं है लेकिन बोर्ड पेपर में कम से कम 15 बार से ज्यादा आ चुका है। यानी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर में बार बार मिलेगा। तो जब यही हम प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं इसी से संबंधित है तो पहले उसको बताते हैं। इसको करिए जब तक। देखिए इस चैप्टर का कह दें हम या इस प्रश्नावली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ये खुद कम से कम बोर्ड पेपर में 15 बार से ज्यादा बार आया है। फिर इसके अलावा जैसा ये लगेगा इसी तरीके से दो सवाल इसी प्रश्नावली में लगेंगे, एक प्रश्नावली में एक उदाहरण में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये आता है तो वो भी बाकी दोनों आ जाएंगे, या उसी में संख्या चेंज करके आंसर में कई सवाल मिलेंगे। मान लो जहां पर यहाँ 15 किलोमीटर लिखा है तो कहीं 8 किलोमीटर लिखा मिल जाएगा, कहीं 3 किलोमीटर लिखा मिल जाएगा। इस तरीके से सवाल चेंज होकर मिल जाएंगे। सवाल ये है, सवाल चूंकि आपको नोट कर लेना है, ये आपकी किताब में सवाल नहीं है। सवाल है रूपाली एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस आने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को समझने के पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और हवा एक भी नहीं चल रही है और साइकिल आप इधर को चला रहे हैं इस तरफ को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो जो चाल होगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। साइकिल आप इधर से इधर को चला रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन हवा चल रही हो इधर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब आपकी चाल कितनी हो जाएगी? 3 इसमें और जुड़ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर जब हवा शांत थी तो साइकिल आप चला रहे थे इधर से इधर को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन हवा भी इधर है, इधर से इधर की हो, जिधर आप जा रहे हैं उधर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो आपकी चाल कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल आप इधर से इधर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहे हैं, लेकिन जो हवा है वो इस बार तुम जिधर तुम जा रहे थे उधर चल रही थी, इस बार तुम इधर जा रहे हो लेकिन हवा जो चल रही है वो इस ओर को चल रही है, यानी हवा इधर से इधर को चल रही है। तो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहे थे, लेकिन हवा इधर से धक्का दे रही तुम्हें उल्टा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो अब चाल क्या होगी तुम्हारी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तभी ऐसा होता है जब आप साइकिल चलाते हो और हवा चल रही हो और उधर ही हवा चल रही हो जिधर तुम जा रहे हो, तो अगर आप पैडल ना माने तब भी साइकिल चली जाएगी। लेकिन आप जिधर जा रहे हैं उसके उल्टा दिशा में हवा चल रही है, तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन उसकी रफ्तार नहीं बढ़ती है। क्योंकि देखिए यदि आप 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहे हैं साइकिल और हवा भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब तो साइकिल चलेगी नहीं, क्योंकि उसकी चाल 0 हो जाएगी। इसीलिए जब ज्यादा ताकत लगाओगे उसकी चाल से जब बढ़ेगी तभी तुम्हारी साइकिल चल पाएगी उल्टा दिशा में। यानी जब जितनी हवा चल रही है उससे तेज जब चलाओगे तभी तो आगे को बढ़ेगी। लेकिन यदि उसी दिशा में हवा चल रही हो तो क्या होगा? तेज चलने लगेगी, या पैडल ना मारे तब भी हवा जितनी तेज चल रही उतनी चलती रहेगी। तो यही लॉजिक लगेगा इसमें। कहता है रूपाली एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जल जब ठहरा हुआ है, जैसे एक तालाब में जल ठहरा रहता है, उस स्थिति में
नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कहता है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस आने में जो कुल समय है वो 4 घंटा 30 मिनट नाव लेती है। या तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो जब धारा का मतलब धारा बह रही है, बहता हुआ पानी है, यानी जैसे आपने नदी में देखा होगा तो पानी उसमें क्या है, बह रहा होता है। तो जिधर को पानी बह रहा है, अब इसमें वही लॉजिक लगेगा, उधर है नाव चलाओगे अगर तो क्या होगा, जो आपकी चाल है शांत जल में उसी में धारा की चाल जुड़ जाएगी। लेकिन पानी इधर को बह रहा है और आप नाव इधर को चला रहे हो तो क्या होगा, जो आपकी चाल है, आपकी चाल, उसमें धारा की चाल घटेगी। धारा की चाल में आपकी चाल ना घटेगी, आपकी चाल में धारा की चाल घटेगी। तो सबसे पहले हमने माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में चाल लिख देते हैं कितनी ठि शांत जल में चाल कितनी थी इसकी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जब यह ठहरा हुआ था। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, माना धारा की दिशा में, यहां पर लिख देंगे नाव की चाल। तो धारा की दिशा में, यहां तो माना है हमने धारा की चाल, यहां नहीं नाव की चाल है, यहां पर क्या है, ये तो धारा की चाल है तो यहां पर यही रहेगी। शांत जल में चाल है धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, शांत जल था जब कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चल रही थी, 15, और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की चाल उसी में जुड़ेगी। तो 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो शांत जल में चाल कितनी थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, उल्टा आ रहे हैं तो वो कम हो जाएगी इसमें। देखिए कहां पर गलत करते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, यहां पर लिख देते हैं x + 15, तो ये तो चल जाएगा क्योंकि a + b और b + a है, इसको लिख देते हैं x - 15, ये बात गलत है। यही समझाने के लिए इतनी देर हम यहां पर ये बनाते रहे कि धारा की चाल में नाव की चाल ना घटेगी, नाव की चाल में धारा की चाल घटेगी। x - 15 नहीं लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आगे कितनी दूरी जा रही है, वो उसमें लिखा है कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कितनी दूरी जा रहा है, 30 किलोमीटर, और धारा की दिशा में किस चाल से चल रहा है, 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, इसके बटे कुछ नहीं था तो 1 था, घंटा कहां पहुंच जाएगा, बार बार गुणा होगा ऊपर, यानी 30 बटे 15 + x घंटा का समय लगेगा। कहां, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में। तो गया है तो अब क्या होगा, वापस आएगा क्योंकि आने और जाने का समय दिया है। तो धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आने में लगा समय बराबर दूरी और बटे चाल क्या है विपरीत दिशा में, 15 - x। फिर से वही होगा, किलोमीटर बटे किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या बचेगा, घंटा बचेगा। अब देखिए घंटा बचेगा मतलब घंटा बचेगा, ये नहीं घंटा बचेगा, नहीं घंटा बच जाएगा। फिर कह रहा है आने और जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। प्रश्नानुसार आने का समय कितना है, आने और जाने में, तो जाने का समय कितना है
30/15 प्लस यक्स, जाने और आने में कुल समय, यानी जाने का समय और प्लस आने का समय। आने का समय कितना है? 30/15 माइनस यक्स। कुल समय 4 घंटा और 30 मिनट। 1 घंटा में कितने मिनट? 60। तो 30 मिनट में कितने घंटा? आधा। 30 मिनट में कितने घंटा? आधा। तो 4 सही 1/2। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब 4 सही 1/2। 30 इससे हमने कॉमन ले लिया तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या बचा? 1/15 प्लस यक्स प्लस 1/15 माइनस यक्स बराबर, ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? 4 दूनी 8, इसका इसमें गुणा करते हैं, अंश वाले को जोड़ देते हैं। 4 दूनी 8 1, 9/2 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 30, अब लासा लेंगे एलसीएम। 15 प्लस यक्स और 15 माइनस यक्स का लासा होगा 15 प्लस यक्स और 15 माइनस यक्स बराबर 9/2। अब देखिए जो लासा लिया है तो हर का भाग देते हैं। 15 प्लस यक्स का भाग इसमें 2 कितनी बार जाएगा? 15 माइनस यक्स बार, इससे कट जाएगा। 1 से गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा 15 माइनस यक्स प्लस 15 माइनस यक्स से 15 माइनस यक्स कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 15 प्लस यक्स बार। अब यक्स से यक्स कट जाएगा। 30 गुणते 15 धन 15 30 बटे नीचे एक कोष्ठ में लिखा है बेटा a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 9/2। तो 30 गुणते 30, 3 गुणते 3, 9 और 1 और 2 0 बटे 15 का स्क्वायर 225 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 9/2। काट दें इसको, 9 एकन्नम 9 और 9 एकन्नम 9, तो यानी क्या आ गया? 100/225 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 1/2। फिर यह गुणा करा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 का गुणा इसमें होगा, इधर कर देते हैं। 200 बराबर 1 का गुणा इसमें होगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उधर लिया, उधर माइनस में, इधर का में आएगा प्लस में। 225 इसको उधर ले जाओ तो माइनस में जाएगा, माइनस 200। तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200, 25 एक्स बराबर प्लस माइनस √25, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5, लेकिन चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए ऋण वाला नहीं लिया जाएगा। तो एक्स बराबर सीधे क्या ले लेंगे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स क्या थी? धारा की चाल, तो लिख देंगे धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो सवाल था और अभी तक इतना आया है वो हो गया, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा दिमाग लगाया और आप सवाल बढ़ा दिया और आप गलत करके चले जाएंगे। क्या उसने कर दिया सवाल में? अगर उसने सवाल में यह कर दिया कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करो, आगे केवल 2 लाइन बढ़ानी है, सवाल पूरा ऐसे लगेगा। तो ये तो हो गई धारा की चाल। अब लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल 15 प्लस यक्स का मान 5, तो धारा की दिशा में नाव की चाल अब कितनी होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 15 माइनस यक्स, यक्स का मान है 5, 15 माइनस 5 10 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा सवाल बढ़ाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कितना ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बन सकता है उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए और प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के ऐसे तैयार कर लेते हैं, हमने यहाँ पर रूपाली लिख दिया तो बस यही ताए बैठे रहेंगे कि रूपाली मिले तभी ऐसा लगाएं हम। यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नाम बदल सकता है, लेकिन मेथड पूरा तो वही लगेगा। तो इसी तरीके का सवाल अभी प्रश्नावली में भी मिलेगा और उदाहरण में भी मिलेगा, तो अपने आप में खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी के द्वारा 2 सवाल और लगेंगे, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अभी अनुसार जब पलट के देखेंगे तो एक साल में 7 सेट होते हैं, उनमें 3-4 सेट में तो खुद अपने आप में यही मिलेगा, सेम टू सेम यही मिलेगा, और इसके अलावा भी चेंज होके आ सकता है, जैसे किताब में सवाल है संख्या, लेकिन नियम यही लगेगा। इसलिए इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से आपको सवाल को नोट भी कर लेना है, किताब में अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से सवाल तैयार होना चाहिए।